नमस्कार, वंदे मातरम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा श्रीवास और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेताओं के कारण यूनियन हुई कमजोर, कहा जायसवाल ने। अंतिम रिहर्सल में दिखी सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलक। धूल के गुब्बार दे रहे हादसों को न्योता। अब खबरें विस्तार से। नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष एवं ईपीएफ बोर्ड के ट्रस्टी दीपक जायसवाल ने दावा किया कि श्रमिक यूनियन कमजोर हुई है। प्रेस क्लब के तिलक भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि श्रमिक यूनियन अपनी गलती के कारण कमजोर हुई है, जिसमें प्रमुख रूप से कंपनियों में आउटसोर्सिंग का समय रहते विरोध नहीं करना, बाल्को और एसीसीएल की श्रमिक विरोधी नीतियों को उन्होंने आड़े हाथों लिया, पर्यावरण के लिए जनहित याचिका दायर करने की बात कही। हाँ, श्रमिक यूनियन कमजोर अपने कारणों से हुआ है। ये बात सही है कि जब इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो रही थी कि कॉन्ट्रैक्टर लेबर एवोल्यूशन एक्ट बना था, मतलब कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम ख़त्म करना है। कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम वहीं लागू होगा जहां 90 दिन से ज़्यादा का काम नहीं है। मगर धीरे धीरे करके जब कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम 1 साल तक के लिए लागू हो गया, 2 साल के लिए लागू हो गया, फिर एमओडी नाम से आ गया, फिर कई नाम से आ गया, तो हमारे ट्रेड यूनियनों को उसका उग्र विरोध करना चाहिए था। और ट्रेड यूनियन के जो लोग हैं, चाहे सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लोग हों, चाहे स्थानीय ट्रेड यूनियन के लोग हैं, अपने स्वार्थ में चुप रहे और जिसकी वजह से आज ये कोढ़ की बीमारी और कैंसर की बीमारी हो गई। अब इतना उद्योगपति हावी है कि अब लड़ाई लड़ने के लायक न ट्रेड यूनियन के लोग रहे, और वर्कर तो रोजी रोटी के लिए है कि आज वो काम नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा। और लेबर कोर्ट डिसफंक्शन है, सीजीटीआई डिसफंक्शन है, कोर्टों की लंबी लड़ाई है, ये मालिक जानते हैं। और लिटिगेशन में जैसे आपका बाल्को है, उसने फंड के बारे में जब अपना सीएमपीएफ चला रहा था तो उच्च न्यायालय में केस कर दिया। एसीसीएल हजारों केस करके रखी हुई है, दुरुपयोग कर रही है मजदूरों के खिलाफ कानून का सहारा लेकर। तो जब श्रमिक यूनियन ही कमजोर होगा तो श्रमिकों को न्याय कैसे मिलेगा? श्रमिक यूनियन और श्रमिक एक दूसरे से एक सिक्के के दो पहलू। जब श्रमिक नेता जागरूक होता है, सतर्क होता है, त्याग करता है, वही श्रमिक नेता बनता है। और जब उसके प्रति विश्वास जगेगा तो मजदूर उसके पीछे रहेगा। मगर उसके प्रति मजदूरों का विश्वास नहीं रहेगा कि ये केवल हमारे नाम पर हड़ताल कर रहा है और फिर समझौता कर लेगा, और वो भी कई बार, तो एक विश्वास की खाई टूट चुकी है और इसलिए श्रमिक आंदोलन कमजोर है। अच्छा, बाल्को में कौन से मुंशी की आप बात कर रहे थे, कौन है वो और क्या हो रहा है उससे? अब आप सब जानते हैं हाँ। कौन मुंशी के रूप में चांपा में काम किया है। मगर मैं ये बता रहा हूँ कि एक संजय सिंह जी हैं, वो आज INTUC के जनरल सेक्रेटरी अपने को लिखते हैं, बहुत प्रेस्टीजियस यूनियन है। वो लाफों लाफिस बैरर नहीं इंटक के, और बाल्को उनको अनावश्यक प्रेशर दे रही है, संजीव रेड्डी को भी दे रही है, जिसकी वजह से 16,000 मजदूरों के नुकसान हो रहा है और स्थानीय लोगों का भी नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि उन्होंने समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है, चाहे ठेके का मजदूर हो चाहे कुछ हो। मुख्य नियोक्ता बाल्को है, सरकार की 59 पूंजी उसमें लगी है, वो प्राइवेट मालिक नहीं की तरह काम कर सकता, केवल 2% का अंतर है। उसमें अगर किसी यूनियन ने 8,000 और 10,000 और 15,000 रुपया उनका वेतन निर्धारण कर दिया तो वो कौन होता है? उसको किसने अधिकार दिया है करने का? तो मिली भगत के कारण ये सब हो रहा है, उनकी मिली भगत के कारण हो रहा है। ये सब मिली भगत के कारण हो रहा है। और सबसे बड़ा जो जिम्मेदार अधिकारी हैं हमारे, कि इस तरह के जो अथॉरिटीज़ हैं, लेबर की अथॉरिटी है, माइनिंग की अथॉरिटी है, वो मौन बैठी हैं, वो कोई कार्रवाई नहीं करती हैं। इसके कारण भी उनको प्रेशर मिल रहा है। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि लगातार पर्यावरण अधिकारी, माइनिंग इंस्पेक्टर, माइनिंग अधिकारी, DGMS, भारत के DGMS, फैक्ट्री के डायरेक्टर, श्रम सचिव, यहाँ तक कि श्रम मंत्री को भी हम लोग ध्यान आकर्षित कराए चुके हैं, परंतु
सिवनी ग्राम के आसपास अभी 3 मौत हुई हैं। इसके अलावा कुसमुंडा में खदान में कानून के पालन नहीं करने की मौत हुई। गेवरा में खदान में पानी भरा गया, कॉलोनियों में पानी भरा गया और अभी बरसात हो रही है मगर कोयले के जलने के कारण जो राखड़ है वो उड़ती रहती है। और इन सब चीज़ों के थक के जो भी अथॉरिटी हैं इनकी, तो ये कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि CSR और DG फंड है, जो आपका खनिज फंड है, उसका भी ज़मीनी स्तर पर कुछ उपयोग होता है, वो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। और एक ही तरह का पर्यावरण का नुकसान नहीं हो रहा है। वन कटाई तो होती है निश्चित तौर पे, अगर खदान होती है। गेवरा में वन कटाई जनरल मैनेजर ने कराई, उसका वीडियो हमारे पास है, उसकी शिकायत हमने की। और ये सब कुछ चुनिंदे दलाल किस्म के कामगार हैं या गैर कामगार हैं जो ड्यूटी नहीं करते हैं और कुछ लाभ लेके धंधे में लगे हुए हैं। वो मजदूर श्रमिक संघों के नाम घड़ियाली आंसू बहार कर इनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इसलिए जो हमारे प्रदेश में जो अभी चीफ जस्टिस आए हैं उन पर विश्वास है। उन्होंने सिम्स के बारे में बहुत अच्छा आदेश किया और वहाँ सुरक्षित हुई। उन्होंने जो मवेशी थे जो मर रहे थे रोडों पे, उसके लिए अच्छा कार्य किया। तो हमको विश्वास है कि हम जब सबूत के साथ और जनता की एफिडेविटों के साथ में अगर कोई PIL करेंगे तो यहाँ की जनता को भी न्याय मिलेगा। आगामी 15 अगस्त को जिला स्तरीय मुख्य समारोह का अंतिम रिहर्सल CACB कोरबा पूर्व के फुटबॉल मैदान में आयोजित किया गया। मुख्य समारोह की फुल रेस रिहर्सल मंगलवार को आयोजित की गई, जिसमें जवानों ने परेड व मार्च पास्ट किया। स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलक पेश की गई। मुख्य कार्यक्रम में इस बार छत्तीसगढ़ की संस्कृति से ओतप्रोत झांकी व सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। इस मौके पर कलेक्टर अजित वसंत, SP सिद्धार्थ तिवारी सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों चौथी टुकड़ी है जी लेवल में और इसके सहायक उपनिरीक्षक जी महिलाओं के साहस को मैं नमन करता हूँ। हमारी स्वयंसेवी सेना, जिसे हम नगर सेना के नाम से जानते हैं, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल टुकड़ी प्रगम कमांडर KPC चूड़ामणि गिरी के जिनकी इस बीच माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड कमांडरों से परिचय प्राप्त करने के लिए पुनः परेड लाइन पर खड़े होंगे अपनी अपनी जगह। जिला बल पुरुष सहायक निरीक्षक दुर्गेश राठौर, जिला बल महिला ASI नीलम केटेक्टा, अनिता केश, नगर सेना पुरुष
वर्षा थमते ही शहर का नज़ारा पूरी तरह से बदल गया है। शहर की मुख्य सड़कों का डामर गायब हो गया है। धूल और गिट्टी ही शेष रह गई है, जिसके कारण मुख्य सड़कों पर धूल के गुब्बार नजर आते हैं। धूल उड़ने से 5 मीटर की दूरी के फासले पर लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता है और इससे हादसा होने की आशंका बनी रहती है। केंद्र सरकार की श्रम एवं किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ 9 से 14 अगस्त के बीच विरोध सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को गेवरा खदान के बाहर श्रमिक संगठन सीटू के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। श्रमिक नेताओं का आरोप है कि सरकार खदानों का निजीकरण कर रही, जो श्रमिकों के हित में नहीं है। आपसे यही चाहेंगे कि आपका भरपूर वो नहीं बदलना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेके आज ये 12 अगस्त को एक प्रोग्राम 9 से 14 का मिला था, उसके तहत में हम लोग आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इन कामगार इन नीतियों का विरोध करते हैं, इन नीतियों का समर्थन नहीं करते हैं। आज लगातार जो सरकार के द्वारा आज के हमारे विशाल विरोध दिवस का मकसद ये है, संयुक्त मोर्चा ने यह निर्णय लिया है, वर्तमान समय में भारत सरकार के, केंद्र सरकार के जो मजदूर विरोधी नीति है, जनता विरोधी नीति है, किसान विरोधी नीतियों को लागू किया जा रहा है, जिसके खिलाफ में हम लोग अगस्त अभियान चला रहे हैं। जैसे कोयला उद्योग में MDO मॉडल ला करके कोयला उद्योग को बड़े बड़े पूंजीपतियों के हवाले करने का सीधा सीधा ये निजीकरण का एक षड्यंत्र है। शेयरिंग मॉडल उसी का एक अंश है। फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट कोयला मजदूरों के लिए एक ज़बरदस्त धोखा है। इसी तरह के बहुत सारी योजनाएं हैं, जो सुख सुविधाएं हैं। श्रम कानून में संशोधन की बात है, जो काफ़ी संघर्ष और बलिदान के बाद जो हमें श्रम कानून अधिनियम मिला हुआ था, उसको ये सरकार बदल कर यहाँ तक हड़ताल के हक को भी छीनना चाहता है। इसलिए हम लोग आज मैदान में आए हैं। अगस्त अभियान के तहत विरोध प्रदर्शन अपने हमारे केंद्रीय नेतृत्व से ये निर्णय लिया गया है कि संयुक्त श्रमिक संगठन की तरह ऑल इंडिया का जो निजीकरण किया जा रहा है, इस पर तत्काल रोक लगाया जाए और खदान के अंदर में जो हमारे साथ में कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको नियमित किया जाए और उनको हमारे बराबर वेतन और सुख सुविधा दिया जाए। दंतैल को खदेड़ने के लिए बिलासपुर से अचानक मार्ग से लाए कुमकी हाथी का दंतैल से आमना सामना हुआ, लेकिन दंतैल चकमा देकर भागने में सफल हो गया। वन विभाग जन व धन हानि रोकने के लिए दंतैल को हाथियों के झुंड से मिलाने का प्रयास कर रहा है। कोरबा और जांजगीर जिले के सीमा पर स्थित गांव में लगातार मुनादी कराई जा रही है ताकि जन हानि को रोका जा सके। हाथी अभी भी छातापाठ के जंगल में मौजूद हैं। वन विभाग पंतोरा में कुमकी हाथी को रखकर लगातार सर्वे का कार्य कर रहा है। सावन के तीसरे सोमवार को दर्री में भव्य शिव झांकी निकाली गई। यह झांकी पावर सिटी कॉलोनी से प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से गुजरते हुए साड़ा कॉलोनी दर्री के शिव मंदिर में समाप्त हुई। इसका आयोजन विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने किया। झांकी निकालने से पहले पूजा अर्चना की गई।
डीडीएम रोड स्थित महिंद्रा वर्कशॉप में मंगलवार की सुबह आग लग गई। हालांकि सूचना मिलने पर 112 व दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। एक 4 पहिया वाहन ही आग के चपेट में आई। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है। कोसाबाड़ी चौक के पास स्थित पाड़ीमार सब स्टेशन कार्यालय के समीप एक कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। कार पलटने के पहले एक विद्युत खंभे से भी टकराई और खंभा क्षतिग्रस्त हो गया। कार में 3 लोग सवार थे और तीनों की शराब के नशे में होने की बात सामने आ रही है। कुसमुंडा थाना अंतर्गत नरईबोध में नीरज कुमार राठौर सड़क दुर्घटना में घायल हो गया। इसकी सूचना 112 को फोन के माध्यम से मिली। जानकारी मिलते ही 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायल युवक को वाहन में डालकर समीप के शासकीय अस्पताल पीएचसी भिलाई बाजार में उपचार के लिए भर्ती कराया। युवक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। उरगा थाना अंतर्गत कर्रानारा बरबसपुर निवासी अनिल कुमार डहरिया सुबह सुबह काम से घर लौटा और जमीन पर सो गया। इसी दौरान उसे जहरीले सांप ने काट लिया। पड़ोस की एक महिला ने अनिल कुमार के मुंह से झाग निकलते देखा तो इसकी सूचना मृतक की मां को दी। तत्काल उसे 112 की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। ये जमीन में सोया हुआ था घर में। हम लोग सब लोग काम करने चले गए थे। निंदाई पढ़ाई करते हैं हम लोग, सब लोग काम करने चले गए थे ना, तो ये ज़मीन में सोया हुआ। सुबह सुबह आया था काम करके, ये रात में जाता है काम करने के लिए। सुबह सुबह आया था तो उस टाइम में ना इसको फिर सांप काट दिया। हम लोग बाहर में थे तो एक जन पड़ोसी है, इसका घर क्या है दूर में, थोड़ा जंगल टाइप में इसका घर जी। तो एक पड़ोसी है, वो पड़ोसी फिर आई नहीं इधर, बाहर तरफ करने के लिए आई थी वो। उसको पता चला कि ये झाग निकल रहा था मुँह से, ठीक है। तो उसके बाद इसकी मम्मी के पास गए, जो रामकली है ना इसकी मम्मी, उसके पास बताने गई हमारी पड़ोसी। तब उसकी मम्मी आई ना, फिर एम्बुलेंस को फ़ोन किया, फिर उसके बाद यहाँ लेके आए इसको। कितने टाइम लेके आए हॉस्पिटल? इसको हम लोग लेके आए थे 6 बजे के आसपास, लमसम 5:30-6 बजे शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे। मृत्यु कितने टाइम है? मृत्यु इसका हो गया 7 बजे तक हो गया था। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग कर्रानाला बरबसपुर। वो क्या करते थे? क्या काम करते? वो लेबर कुली का काम करते हैं। और उनके माता पिता का नाम बता दीजिए। उसके मम्मी का नाम रामकली डहरिया, उसके पिताजी का नाम है स्वर्गीय राजा राम, पिताजी का। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शारदा यादव और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। आज के हमारे प्रथम विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार और आज के हमारे द्वितीय विजेता को दिया जाएगा जी महासेल की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? मेरे को नहीं मालूम। कोई बात नहीं भैया, धन्यवाद। ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 3। नहीं सर, ये गलत जवाब है। आप कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, कोरबा वासी को संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ का रोड इतना ख़राब हो गया है, जिसको ऐसे ठेका को देते हैं, पैसा ले जाता है, रोड ज्यों का त्यों बना है। इसमें ना सांसद देखता है, ना विधायक देखता है, ना महापौर देखता है। केवल कठपुतली के भांति ये लोग बैठे हैं और कोई ख्याल नहीं करते हैं कि नगर में क्या हो रहा है, आम पब्लिक कितना दुखी है रोड के माध्यम से। मेरा निवेदन है कि ये तीनों मूर्ति बन के नहीं रखें, रोड को देखें कि रोड कितना ख़राब है। मेरा निवेदन है ये कार्य करवाएं जल्दी से जल्दी।
कठपुतली की भांति ना रहें। वोट लेने के लिए आते हैं, दादा बाबा बोलते हैं और पब्लिक को सुख के लिए पीछे मुड़ जाते हैं, कोई ख्याल नहीं करते हैं। मेरा निवेदन है आम पब्लिक सुखी रहे, तभी आपको वोट देने का हक है, पाने का हक है, नहीं तो भविष्य में कोई नहीं वोट देगा आप लोगों को। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? पता नहीं है मेरे को। कोई बात नहीं सर, धन्यवाद। ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 2। नहीं, गलत जवाब। ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? हमरा मालूम नहीं है। कोई बात नहीं, धन्यवाद। ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ओलंपिक 2024 में भारत ने अभी तक के मतलब 5 पदक। लगभग आप आंसर के करीब थे सर, लेकिन ये गलत जवाब है। कोरबा से कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मतलब कोरबा वाले बढ़िया मतलब अपने सेहत का ध्यान रखें और बढ़िया से रहें। जी बिल्कुल, धन्यवाद। ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? नहीं पता। कोई बात नहीं, धन्यवाद। ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? 40। गलत जवाब है, कोई बात नहीं, प्रयास किए हो वही बहुत हमारे लिए। ठीक है, थैंक यू। ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 4। थोड़ा सा चूक गए आप, आसपास थे आंसर के, कोई बात नहीं, आप प्रयास किए वही बहुत है, धन्यवाद। ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? नहीं पता। कोई बात नहीं। खेल के बारे में बताओ कि क्या गेम खेलना पसंद? हम फुटबॉल और क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो फुटबॉल के बारे में आपको पता है, जानकारी है, बताइए। हमें जानते हैं, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी रहते हैं। और क्रिकेट? क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी रहते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 6। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? प्रशांत कर्ष। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है। पूर्ववासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? ये अभी बरसात हो रहा है तो उसकी जगह पौधा लगाना चाहिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद। ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 9 नहीं है, आज पढ़ा हूँ 4 या 6 है, ऐसा लग रहा है। अंकल कंफर्म बताना है। 6 लग रहा है। आप श्योर हैं पक्का? आज पेपर पढ़ा था, ऐसा लग रहा है। अच्छा, ठीक, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? एन के नाम दो। आपको दिया जाता है जी महासेल की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? बढ़िया लग रहा है, पेपर पढ़ते तो उसका फ़ायदा ही मिला है। फ़ायदा मिलता है। कोरबा कोई संदेश देना चाहेंगे? किस संबंध में? कि कोरबा में और कैसा विकास होना चाहिए या कुछ आपको कमी लगता है? कोरबा का विकास तो अपने आप हो रहा, शासन तो कुछ करते ही नहीं है, क्योंकि हम तो गवर्नमेंट कर्मचारी थे, रिटायरमेंट हम तो जान रहे। कोरबा का हम ये मतलब स्टडी किए हैं कि जैसे बिलासपुर है, रायपुर है, औद्योगिक नगरी है। यहाँ पे कोरबा में कोई कटघोरा का आदमी नहीं आता है, चांपा का आदमी नहीं आता है। इधर तो खैर जंगल एरिया है। तो कोरबा का जो बिजनेस है यहाँ के बनिया लोगों के ऊपर में है और पूरा उन्हीं के ऊपर कंट्रोल है। बाकी यहाँ तो जो जितने भी प्लांट वगैरह हैं ये सब बाहर के आदमी, यहाँ के लोकल लड़कों को तो कभी नौकरी मिलती ही नहीं है। मेरा बच्चा खुद यहाँ पढ़ा हुआ है, बाहर में पढ़ा हुआ विशाखापट्टनम में, कोरबा में नौकरी पा ही नहीं रहा। तो यहाँ जितने भी घर के बच्चे हैं कोई भी लोग बता दीजिए कि यहाँ कोरबा में कोई नौकरी कर रहा हो, सब बाहर। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर। ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? टोटल 6। बिल्कुल सही जवाब दिया है सर। आपने, आपका नाम क्या है? ब्रिजेश यादव। लेकिन आज के हम प्रथम विजेता को गिफ्ट दे चुके हैं, तो आप कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं एक सिल्वर है और 5 कांस्य हैं। बिल्कुल सही है। कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, जिस तरह से ओलंपिक में भारत का पदक आया हुआ है, सभी भारतवासियों को, पूरे देशवासियों को इसके लिए सबसे पहले बधाई दूंगा मैं। बधाई देने के पश्चात सभी को ये होना चाहिए कि सभी उन जो जिनकी वजह से हमने अपना झंडा लहराने का हमें मौका दिया, जो खिलाड़ी जिनकी वजह से हमारा सर गर्व से ऊँचा होता है,
जिनकी वजह से हमें थोड़ा सा सम्मान मिलता है पूरे वर्ल्ड में, वैसे खिलाड़ियों का हमेशा पूरी तरह से समर्थन करें, पूरी तरह सपोर्ट करें, उनको सरकार सारी सुविधाएं दे और अच्छे ट्रेनिंग की व्यवस्था करके अगली बार जब ओलंपिक होगा तो हम इससे ज़्यादा पदक जीतें, ऐसा अनुमान लगा के लोगों को उनको शुभकामनाएं देना चाहिए। धन्यवाद सर। आज का हमारा सवाल था कि ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं, जिसका सही जवाब है 6। भारत ने 2024 ओलंपिक में 6 पदक जीते हैं, जिसमें 1 रजत और 5 कांस्य हैं। आज के हमारे प्रथम विजेता हैं प्रशांत कर्श, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के हमारे द्वितीय विजेता हैं NK नामदेव, जिन्हें दिया गया है जी महासेल की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वंदे मातरम न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जल्दी PW में enroll होइए और अपने ब्राइट फ्यूचर को और भी ब्राइटर बनाइए with the great faculties and the facilities. PW provide you with the great faculty and the facilities. Welcome to PW. See you soon. हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। आज से तुम्हारी हर गोली पर देश के दुश्मन का नाम लिखा होगा। नया हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। हर जीत को हासिल करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। इनकलाब एक लड़ाई है जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ। इनकलाब एक हथियार है आदमी पर आदमी का शोषण रोकने के लिए।